मम्मी पापा आप ज्यादा टेंशन मत करो। पापा ज्यादा सोचने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर तीनों भाई गए हैं तो हैं, काम देखने के लिए मिल ही जाएगा कोई काम। थोड़ी देर बाद तीनों भाई लौट कर आते हैं। आग बुझ जाती है। सचिन कोई काम मिला क्या? हमें और कितने दिन इस फ्लाईओवर में रहना होगा? मुझे तो सच में बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई काम नहीं मिला, पर तुम टेंशन मत लो, 1-2 दिन में मिल ही जाएगा। भैया 1-2 दिन कहते कहते पूरे 6-7 दिन बीत गए हैं। हम इतनी कड़कड़ाती ठंड में और कितने दिन काटने पड़ेंगे। तभी इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए दीपा आसपास से कुछ पन्नियां कागज के टुकड़े इकट्ठा करके आग जला देती हैं और आग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सबको पास बुलाती। अरे हाथ ताप तो लो, ठंड लग रही होगी ना तुम लोगों को। और मैंने थोड़ा सा खाना भी बनाया है, चलो मिलकर सब खाते हैं। इस तरह फ्लाईओवर के नीचे ठंड में ये लोग रूखी सूखी रोटी खाकर दिन गुजार रहे थे। भारी ट्रैफिक की आवाज से किसी को भी सही तरह से नींद नहीं आती थी। बच्चों को ठंड और भूख और ऊपर से प्रेग्नेंट पूजा, रोहन को सबकी बहुत चिंता हो रही थी। रोज पापा से कहकर जाता हूँ कि आज काम मिल जाएगा। बच्चों से भी झूठ बोलना पड़ रहा है कि हम अपने नए घर में चले जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि अब हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। आखिर सुबह होकर क्या होगा? बिना काम के हम फ्लाईओवर के नीचे ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ रोहन सो जाता है। सुबह होती है, रोहन फिर से चिंता में डूबा बैठा होता है। तभी सचिन सबके लिए चाय लेकर आता है। राजू चाय का कप हाथ में लिए अपने बेटे से कहता है, बेटा फिर क्या सोचा है? अब आगे क्या करना है? क्या मेरा बचा हुआ बुढ़ापा ऐसे ही मुसीबत से गुजरेगा? अरे सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? भगवान पर भरोसा रखो, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है तो वही सब कुछ ठीक भी करेंगे। सारा परिवार उदास बैठा था। तभी इतनी तेज हवा चली कि उनका वो पन्नी से बना घर उजड़ गया, जिसकी वजह से उन सभी को आज फ्लाईओवर के नीचे ऐसे ही सोना पड़ रहा था। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान को हम पर दया नहीं आ रही क्या? पूजा रोते हुए बहुत कांपती है। वो सभी लोग पूजा को चुप करवाते हैं और उसे और बच्चों को कंबल उड़ाकर सुला देते हैं और आसपास आग जला देते हैं, जिससे कि उन सभी को थोड़ी बहुत गर्माहट मिलती रही। जैसे तैसे रात गुजरती है। सभी लोग बैठे थे। कब तक हम यहाँ ऐसे रहेंगे? भगवान मदद कर। सविता ये कह ही रही होती है कि तभी एक गाड़ी फ्लाईओवर के पास आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। माँ जी, अब आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसा कैसे कह रहे हो? क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ ताऊ जी, हमारा काम ही गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना है। हम बेघर लोगों को सपोर्ट करते हैं। देखो मैं कह रही थी ना, भगवान सबका साथ देते हैं। उन्होंने इन एनजीओ को फरिश्ता बनाकर भेजा है। रोहन एनजीओ वाले से बात करता है। वो बताते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं और इस शहर के सभी फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले गरीबों को घर दिलवा चुके हैं। अब इस फ्लाईओवर की बारी है। यहाँ जितने भी गरीब लोग रहते हैं सबको उनके साथ चलना है। पापा, दीपा, सारा सामान समेट लो, भगवान ने हमारी सुन ली है। सब लोग खुशी खुशी अपना सारा सामान समेट लेते हैं। एनजीओ वालों की भेजी हुई गाड़ी में बैठकर सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें किराए का घर दिया जाता था। एनजीओ वाले बाकी सभी गरीबों को भी उस फ्लाईओवर से अफोर्डेबल किराए के घरों में भेज देते हैं और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। किराए के घर वाले डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद रोहन गाड़ी से उतरते ही हाथ जोड़ लेता है। आप लोग इंसान नहीं, भगवान के द्वारा भेजे हुए फरिश्ते हो। आज आपकी वजह से हमें छत नसीब हो पाई है। हाँ बेटा, भगवान आपका भला करे, आपकी ये संस्था खूब तरक्की करे। मेरे बेटों को एक बार काम मिल जाए तो मैं भी तुम्हारी संस्था में पैसे डोनेट करने आऊंगा और तुमसे मिलने भी आऊंगा। अरे हाँ ताऊ जी, आप जरूर आना। हम दिल से चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एनजीओ वाला जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में फ्लाईओवर के नीचे बसे बेघर ससुराल को किराए का घर दिलवाकर चला जाता है और उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। घर के अंदर आते ही, ये घर तो काफी बड़ा है, 3-4 कमरे हैं। हाँ भाभी, यहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। वैसे भी पिछले 10-12 दिन हमारी लाइफ के बहुत बुरे दिन थे। अरे बेटा, बुरे दिनों को भूल जाओ, अब हम इस घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सब लोग अपना सामान घर में जमाने लगते हैं। एनजीओ वालों द्वारा दिए गए पैसों से रोहन और सचिन घर का राशन लेकर आते हैं। आज इस घर में पहली बार चूल्हा जलता है। रसोई से अच्छी खुशबू आने लगती है। बच्चे भी खुश हैं और पूजा प्रेग्नेंट जो है वो आज बेड पर लेटकर बहुत सुकून उसे मिला है। हॉल में दादी के पास बैठी वीरा खुशी से कहती है, बुआ, आपने कहा था ना कि जब हम घर में आ जाएंगे तो आप मुझे मैगी बना के खिलाओगी। हाँ बुआ, मुझे भी, मैं भी खाऊंगा। अरे मेरे बच्चों, बस अभी रुको, 2 मिनट वाली मैगी 5 मिनट में बना कर लाती हूँ। रीना की बात सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। रीना मैगी बनाती है और फिर बच्चों को खिलाती है। बच्चों को हंसते खेलते देखकर, भगवान बस मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते रहे। इन नन्हे नन्हे फूलों ने भी कितनी मुसीबत सही है। भला जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में
कैसे हम उस फ्लाईओवर के नीचे रहे। ये कहते कहते सविता रोने लगती है। माँ जी, अब सब कुछ बदल गया है, पुरानी बातें याद मत करो। वो हमारे जीवन का एक बुरा समय था जो गुजर गया। राजू कमरे से हॉल में आते हुए कहता है, अरे गांव वालों ने हमें निकालते हुए ये भी नहीं सोचा कि हमारे साथ 2 छोटे बच्चे और एक गर्भवती बहू भी है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। उन लोगों की तो इंसानियत ही खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं, जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो बहुत पछतावा होगा। देखना, वो दिन जरूर आएगा। इस तरह घर में सब बातें कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। तीनों भाई वापस आते हैं। लो बाबा, इस घर में आते ही सारे बिगड़े काम बनने लगे हैं। क्या बेटा, सच कह रहे हो? क्या तुम्हें काम मिल गया? हाँ मम्मी, उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन यहाँ पास में ही एक फैक्ट्री है, हम तीनों वहीं काम कर लेंगे। कल से काम पर जाना है। हाँ भैया, वो फ्लाईओवर शहर के बिल्कुल बाहर था। अगर अंदर होता तो इस फैक्ट्री में काम हमें तभी मिल जाता। अरे तो फिर हमें वो एनजीओ वाले कैसे मिलते? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी रोहन दीपा को आवाज देते हुए, अरे दीपा, कुछ खाने को ले आओ यार, बहुत भूख लगी है। हाँ बस लाई। आज मैंने सबकी फेवरेट एक एक चीज बनाई है। हाँ, बहुत दिनों बाद अच्छा और घर का सही बना हुआ खाना नसीब होगा। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। इस घर में अब उनके दिन अच्छे से गुजरने लगते हैं। एक सुबह, पूजा, आज तुम्हें अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, तो अभी कुछ मत खाना। अरे बेटा, तुम लोग काम पर चले जाओ। बहू को अल्ट्रासाउंड कराने में मैं और दीपा चले जाएंगे। हाँ मम्मी, वो तो ठीक है, वरना ये इतनी देर भूखी नहीं रह सकती ना, भुक्कड़। अरे इतना भी नहीं खाती मैं, जो आप मुझे भुक्कड़ कह रहे हो। अरे बस बस, मेरी बहू को मत छेड़ो। तभी दीपा किचन से सभी को आवाज लगाती है, रोहन, सचिन, अनुज आ जाओ, सबका नाश्ता तैयार है, फिर तुम्हें काम पर भी तो जाना है। सब लोग चटाई पर बैठकर नाश्ता करते हैं। पूजा को खाली पेट अल्ट्रासाउंड के लिए जाना होता है, इसलिए वो कुछ नहीं खाती। तीनों भाई काम पर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, रीना बेटा, तुम अपने पापा और दोनों बच्चों का ध्यान रखना। हम जरा अस्पताल तक होकर आते हैं। ठीक है मम्मी, थोड़ा जल्दी आइएगा। ताजी, आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। ठीक है मेरे राजा, मैं ले आऊंगी। तीनों सास बहू अस्पताल जाती हैं। पूजा का अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए कहता है, अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हल्की एक्सरसाइज करते रहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, और खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए। डॉक्टर की सारी बातें मानकर तीनों सास बहू घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। तीनों भाई भी काम से वापस आ जाते हैं। पूजा, तुम अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है और हमारा बच्चा कभी भी आ सकता है। अरे अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। दोनों पति पत्नी बैठकर बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। पूजा की डिलीवरी होती है। पूजा एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म देती है। पूरा परिवार पूजा के साथ हॉस्पिटल में है। रीना बच्चे को देखते हुए कहती है, अरे मम्मी, ये तो बिल्कुल भाभी जैसा है। इसकी आंखें देखो, भाभी बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। हाँ रीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे बच्चे तो अपनी माँ पर ही जाते हैं ना। क्यों रोहन, सही कह रही हो ना? मेरे दोनों बच्चे भी तो मेरे जैसे ही हैं। दीपा की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। घर में छोटे मेहमान के आने से रौनक आ जाती है। 2 दिन बाद पूजा को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर लाया जाता है। रीना छोटे बेबी के वेलकम की बहुत अच्छे से तैयारी करती है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा पोता और बहू दोनों ठीक है। बहुत मुश्किल के दिन कटे हैं, मेरी बच्ची ने ऐसी हालत में भी सब सहा। अब सविता रीना के पास आती है और पूजा के खाने पीने की लिस्ट बनवाती है। रीना, ध्यान से लिखो। देसी घी, देसी खांड, बादाम, काजू, किशमिश, अजवाइन और बेसन। प्रेगनेंसी के बाद खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये चीजें तो आनी ही चाहिए। चल रीना, ये लिस्ट सचिन को दे आ। रीना आंगन में आती है जहाँ सचिन होता है। भैया, मम्मी ने लिस्ट दी है, सारा सामान ले आना। ठीक है। शाम को सचिन पूरा सामान लेकर आता है। सविता उससे लड्डू बनाती है। बेटा, ये लड्डू रोज दूध के साथ खाना और घी अपने खाने में जरूर डलवाना। दीदी पहले ही मेरा बहुत ध्यान रखती है। हाँ, मुझे बहुत समझदार बहुएं मिली हैं। थोड़ी देर बाद दीपा मार्केट जाने की बात करती है। रीना भी साथ चल पड़ती है। सविता पूजा के साथ घर पर रुक जाती है। उधर गांव में सुनार की दुकान में फिर चोरी हो जाती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है और पुरानी रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें साफ दिखता है कि असली चोर कोई और था। सचिन और रोहन निर्दोष साबित हो जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बेगुनाह बच्चों पर शक किया। पुलिस के जाने के बाद सुनार गांव वालों को सच्चाई बताता है। सब तय करते हैं कि राजू के परिवार को ढूंढकर वापस लाया जाएगा। मेरा बेटा शहर के मॉल में काम करता है, मैं उससे कहूंगा अगर परिवार का कोई सदस्य मिले तो बताए, मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा और उन्हें गांव वापस लाऊंगा। इधर दीपा और रीना शॉपिंग करते हुए उसी मॉल में पहुंच जाती हैं। भाभी, मैंने सुना है ये शहर का सबसे किफायती मॉल है। यहाँ हर चीज
अच्छे दामों पर मिल जाती है। अरे तो फिर आज सारी शॉपिंग यहीं से करेंगे। दीपा और रीना शॉपिंग कर ही रही होती हैं कि तभी सुनार के बेटे की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे दीपा भाभी, आप और रीना दीदी, आप दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारे बाप ने तो हमें चोर समझकर गांव से बेघर कर दिया था ना, तो फिर चाहे हम जिए या मरे, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। चलो यहाँ से, कहीं फिर से हम पर चोरी का इल्जाम न लगा दें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज आप मुझे बस इतना बता दो कि आप लोग कहाँ रहते हो। मेरे पापा खुद आप सबसे मिलना चाहते हैं। दीपा और रीना चुपचाप वहां से चली जाती है। रवि लोगों से पूछताछ करके उनके घर का पता निकाल लेता है और सारी बात अपने पापा को बता देता है। अगले ही दिन सुनार उस पते पर पहुंच जाता है। तुम यहाँ भी आ गए? क्या हमें चैन से जीने नहीं दोगे? गांव की बदनामी कम थी क्या? तभी पीछे खड़ी सविता। हमें बेघर करने के बाद भी दिल नहीं भरा? भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, दुकान में फिर चोरी हुई और सीसीटीवी में सच सामने आ गया। बच्चे निर्दोष थे, गलती मेरी थी। अब माफी से क्या होगा? उस कड़ाके की ठंड में फ्लाईओवर के नीचे हमने कैसे दिन काटे वो सिर्फ हम जानते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब आप किराए पर नहीं रहेंगे। गांव चलिए, आपका घर और इज्जत वही है। तभी गांव के लोग भी पहुंच जाते हैं और माफी मांगकर सबको वापस चलने के लिए मनाते हैं। बहुत कहने पर राजू मान जाता है। परिवार दोबारा गांव लौट आता है। अब उनके पास फिर से घर भी है और सम्मान भी। गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और जिंदगी फिर से खुशियों के साथ चल पड़ती है।